अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद और रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद मुल्की सियासत में एक नई बहस शुरू हो गई है। और इस बहस में यह है कि अपोजिशन कह रही है कि तहरीक को दबाने के लिए हुकूमत की तरफ से हुकूमती इमा पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि हुकूमत का यह मौक़िफ़ है कि हमारा इस FIR के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, ये एक इंडिविजुअल ने दर्ज कराई है। लेकिन इस FIR के कंटेंट से हुकूमती वज़रा जो है वो मुकम्मल इत्तेफाक कर रहे हैं। खुद वज़ीर आज़म भी इस तरह की बातें पहले करते रहे हैं, अब भी वो करते हैं। और इसके साथ साथ इसमें दिलचस्प मामला ये है कि जो मुद्दई है इस FIR का, जिसने पर्चा दर्ज करवाया, जो दरख्वास्त गुजारा बदर रशीद, वो हैरानकुन तौर पर दिलचस्प बात यह है कि वो PTI का एक ओहदेदार निकल आया यूथ विंग का। अब नाज़रीन, बहरहाल हुकूमती जो भी कारकर्दगी है अब तक की, जो भी मामलात हैं, उसके खिलाफ अपोजिशन की तहरीक तो चलनी है, लेकिन इस तहरीक के अंदर नाज़रीन कुछ बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, इस अपोजिशन की जो PDM की जो तहरीक है इसका एक बड़ा अहम हिस्सा है। लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, JUI फे के अंदर भी और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी, कि क्या पीपल्स पार्टी आखिरी हद तक जाएगी इस तहरीक के अंदर जो हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू होने जा रही है। 16 अक्टूबर को पहला जलसा है इसका गुजरांवाला में। इस्तीफ़ों के मामले पे काफ़ी शक है पीपल्स पार्टी को लेकर। और नाज़रीन, एक और बड़ा अहम मामला है, सिंध और बलूचिस्तान के कुछ जजीरों को वफाक के कंट्रोल में लिए जाने के हवाले से जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है सदारती, उस पर एक नई जो है जंग शुरू हो गई है सिंध और वफाक के दरमियान। सिंध हुकूमत ये कह रही है कि ये वफाकी हुकूमत ने बड़ी ज़्यादती की है, ये सिंध के इलाका था, जो बंडल आइलैंड है उसे वफाक ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, जबकि वफाकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हम तो वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं, तरक्याती काम कर रहे हैं, सिंध को उसमें सपोर्ट करना चाहिए। और एक दिलचस्प लेटर भी सामने आ गया है, सिंध हुकूमत का ही लेटर था जो कि उन्होंने वफाकी हुकूमत को लिखा था 6 जुलाई 2020 को, जिसमें उन्होंने एग्री किया था कि ये लैंड हम आपको दे रहे हैं। तो नाज़रीन, ये मामला कहाँ तक जाएगा, इस प्रोग्राम में आज की बात होगी। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो मौजूद है अली नवाज जवान साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं, और हमारे साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें राना तनवीर साहब, मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हैं और PAC के चेयरमैन भी हैं, और शहला रज़ा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं और सूबाई वज़ीर हैं सिंध में। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला सबसे पहले आते हैं जी, जो FIR का है, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज करवाई गई है। और इसमें जो मुद्दई है वो गायब है, पुरस्रार तौर पर लापता हो गया है। मीडिया गया उसके घर पे, लेकिन घर वाले कहते हैं कि वो घर पे है ही नहीं, यहाँ से कहीं चला गया। बहरहाल मुद्दई का सामने आना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इस पर अब जो नून लीग एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है, वो नैरेटिव बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो पूरा गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने एक पूरा महाज खोल दिया है। ज़रा सुन ले बयानात नून लीग के रहनुमाओं के आज इस FIR के हवाले से क्या है, ज़रा देखें। जो दफात आपने लगाई हैं वो वफाकी हुकूमत की आशीर्वाद के और मंजूरी के बगैर नहीं लगाई जा सकती। अगर वज़ीर आज़म ने की इजाज़त के बगैर ये मुकदमा दर्ज हुआ है तो फिर वज़ीर आज़म बताए कि इस मुकदमे को दर्ज करने वालों के ख़िलाफ़ उन्होंने क्या एक्शन लिया है। ये खाली सियासी इंतकाम नहीं है, ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, ये 62-63 है, ये रियासत की ताकत का गलत इस्तेमाल है। अब इसमें नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने भी रिएक्ट किया, अपना रद्द-ए-अमल दिया। उनका रद्द-ए-अमल क्या है, ज़रा ये भी देख लें। इस मुल्क में कितनी FIR होती हैं, ठीक है, बहुत होती हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कहने पे होती हैं या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नॉलेज में होती हैं, उनकी अप्रूवल से होती हैं। यार क्या बात है, ये तो FIR कोई इधर से उठ के आप भी कर सकते हैं, मेरे खिलाफ कर सकते हैं 10 इलाकों को, उसमें तो कोई वो नहीं है, वो तो किसी ने किया। हो सकता है कि मैं इस हद तक कहूँगा कि हो सकता है कि कोई इनके अपनों नहीं की हो। देखें, ये इसमें इमरान खान को आप बिल्कुल नहीं लाएं, ना हुकूमत को लाएं। अली अवान साहब, बयानात तो इस तरह के आते रहे हैं। वज़ीर आज़म ने खुद भी कहा कि मियाँ साहब जो तकरीरें कर रहे हैं इसके पीछे भारतीय बयानिया है, भारतीय एजेंडा है इसके पीछे। कंटेंट से तो आप और आपके दीगर वज़रा, तमाम इमरान खान साहब सब एग्री करते हैं कि FIR का कंटेंट ठीक है, लेकिन वो दर्ज हमने नहीं करवाई, एक इंडिविजुअल ने करवाई है। लेकिन इतनी हसास तो ये कि FIR कैसे दर्ज हो जाती है। लाहौर जहाँ CCPO उमर शेख साहब बैठे हैं। अच्छा, हम जरा इस पर बहस कर लेते हैं। मतलब पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री उठा के देखें, फातिमा जिन्ना से उठा के देख लेते हैं हिस्ट्री। काफ लीग थी उस वक्त, कन्वेंशन लीग थी, भुट्टो साहब द ओनली सिविलियन मेंबर ऑफ दैट कैबिनेट।
क्या ट्रीटमेंट हुई, फिर नून लीग के खुर्रम दस्तगीर साहब के वालिद साहब ने जो किया, उससे आगे चले जाएं। नवाज शरीफ ने जो बीबी के बारे में तकरीरें की वो आपके सामने है, रॉ की लिस्टें आपने दे दी, सिखों की लिस्टें दे दी, ये सिक्योरिटी रिस्क हैं, वो कहते थे ये सिक्योरिटी रिस्क है। फिर बहस ये होती रही इस मुल्क में कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, फिर यही पार्लियामेंट आती रही और उनकी तौसीक करती रही। आपके सामने फिर एक दफ़ा मुकदमा दर्ज हुआ, लाहौर हाई कोर्ट ने उड़ा दिया। इस बहस को देखें, हम कोई इधर ठेकेदार नहीं बैठे हुए किसी को गद्दार का लेबल देने, हमारा आपके बयानिए पे एक रद्द-ए-अमल है और हम ये समझते हैं आपका बयानिया ठीक नहीं है। आपका जो बयानिया है वो कहीं ना कहीं जाके इंडियन अजय डोवल जो बातें करता है या उनके जो मिनिस्टर्स बातें करते हैं, जो मोदी बात करता है पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में, उससे कहीं जाके ये मिलता है और कहीं ना कहीं ये जाके पाकिस्तान को फ़ौरन जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारे दोस्त हैं, जो हम अपनी लॉबिंग कर रहे हैं पूरी दुनिया में, वहाँ जाके ये हर्ट करता है। तो हमारा ये ख्याल है कि ये आपको बातें नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में आप कन्विक्टेड हैं, पाकिस्तान से आप भागे हुए हैं। मैं नहीं कह रहा, अदालत कह रही है आप चीटर हैं, मैं नहीं कह रहा, अदालत कह रही है कि धोखा दे के गए। आप वापस आएँ और आप अपने अगर इमाम खमीनी समझते हैं, आप अगर अपने आप को समझते हैं, तेबुर्दगान समझते हैं, आप अपने आप को अतातुर्क समझते हैं, आप अपने आप को नेल्सन मंडेला समझते हैं, आप आए और आप समझते हैं आप इनकलाबी लीडर हैं और आपका एक नज़रिया है जो पार्टी में आप पहले आप हुकूमत में आए, फिर पार्टी बनी तो आए, नो इश्यूज, हमें कोई इशू नहीं, बट आपके बयानी पे हमें सख्त एतराज है, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? इसकी वजूहात है। देखें, सिर्फ बात बयानिया की नहीं है अली, बात बयानिया की नहीं है। अब वज़रा की तरफ से ये बयान देना कि मरीम नवाज की मुलाकात हुई लाहौर में, खोखर हाउस में, खोखर महल में मुलाकात होती है, कोई इराक के एजेंटों से मुलाकात होती है, ये इस तरह की बातें क्यों हो रही है? खान साहब की साहब ने वादा किया, खान साहब की तकरीरें हैं, खान साहब की तकरीरें हैं, खान साहब ने बहुत सारी तकरीरें की, आजकल आप चल भी रही हैं। मेरा मौक़िफ़ क्या है इसके ऊपर, जरा वो सुन लें। मौक़िफ़ ये है कि आप 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान। सही है। जब आपको इख्तलाफ है ना एक इदारे से, आप समझते हैं वो इदारा मुदाखलत करता है, इदारे ने आपको कहा है कि आप रिजाइन कर दो, इदारा आपको नहीं चलने देता, तो जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो रिएक्ट किया करें ना, अपने आप को इंडोर्स किया करें। ये क्या बयानिया है? जब मुझे 2/3 मेजॉरिटी मिलती है तो बहुत ठीक है, जब मुझे IJA की सरबराही मिलती है तो ठीक है, जब ज़ियाउल हक मेरे साथ हाथ ऊपर करके लाहौर में जब जुनेजो को सैक करते हैं, कहते हैं नवाज शरीफ का किला स्ट्रांग है, तो ये FIR होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। देखिए बिल्कुल, और ये देखिए इसका तरीकाकार भी गलत है। हाँ। ये सिर्फ और सिर्फ गद्दारी या बगावत का जो मैंडेट है मुस्तफा एपेक्स केस में इसको डिसाइड कर दिया गया है कि ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है, फेडरल गवर्नमेंट को डिफाइन किया ना मुस्तफा एपेक्स केस में। हाँ, तो अब देखें इस चीज बहस है, देखिए हमें बहस करनी क्या चाहिए समझ, बहस ये है कि देखें ये किसी शरारत कह लें, आप ये कह लें कि किसी इंडिविजुअल का फेल है, आप ये कह लें यू थिंक आपकी पार्टी का नुमाया बंदा कोई आम बंदा नहीं। फिर एक बात ये करूंगा कि अगर ये हरकत इसका प्रोगेटिव किसके पास है? हुकूमत के पास है। हुकूमत ये काम कर सकती है, हुकूमत कह रही है इसको डिसोन कर रही है, हमने ये काम नहीं किया और ना हम किसी को ये लेबल देना चाहते हैं। हमारा उनके बयानिए से सख्त एतराज है। हम समझते हैं रात 2 बजे FIR हुई है, रात 2:30 बजे FIR हुई है। इस मुल्क में मुझे एक बात बताएं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें क्या क्या नहीं हुआ। अच्छा मुझे बताएं, गद्दारी की बात है ना, आपने जो आप मुझे बताएं नवाज शरीफ साहब कोट पहन के गद्दारी का मुकदमा करने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ चले गए, मौजूद है ना। आप कह रहे हैं वो भी हो रहा था, हम भी वही कर रहे हैं। अब ये देखें कितनी FIRs होती हैं पूरे पाकिस्तान में डेली बेसिस पे, कितनी FIRs होती हैं। ये चीज अब ये प्रोगेटिव है, चोरी की कोई FIR इससे आगे चलना चाहिए। समर इससे आगे चलना, देखें अब इसकी ओनरशिप का मसला है ना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि पंजाब गवर्नमेंट इसे वापस ले सकती है, इसे क्वैश कर सकती है, इसे खत्म कर सकती है। अब इस पे बहस मुद्दई गायब है, मुद्दई गायब, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। 1.5 दिन गुजर गया, कुछ नहीं हुआ, बल्कि 2 दिन हो गए। राना तनवीर साहब, ये जो सारा मामला है FIR हो गई, अब उसमें वो शिबली फराज साहब तो ये कह रहे थे मुझे तो शक है, वो कह रहे थे मुझे तो शक है कि ये नून लीग ने ही FIR ना करवाई हो इस तरह की, वो तो आप पे शक कर रहे हैं उल्टा। आप खुद ही बताएं कि ये जिस दिन से FIR हुई है ये बैक की सारे बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं सबको अरेस्ट कर ले, कभी कहते हैं कि हमने कराई नहीं, कभी कोई ऑन करता है, कभी कोई डिसऑन करता है। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी रोज इनको एम्बैरसमेंट होती है अपने बयानिए पे, अपने एक्शंस पे। तो ये तो हद कर दी ना इन्होंने। नहीं, वो FIR के कंटेंट से तो एग्री करते हैं।
मंदरजात से तो एग्री करते हैं FIR के, FIR के कंटेंट्स, जी हाँ, उसके कंटेंट से तो कहते हैं बिल्कुल ठीक है कि आप अजीब बात कर रहे हैं कि एक मीटिंग होती है, वहाँ पे बैठे होते हैं सारी पार्टी को, आप लिख लेते हैं, ये कहते हैं कि हमें पता नहीं है। रात 2:30 बजे इस किस्म की FIR, आप मुझे छोटी सी एक काली गलोच की FIR मुझे करा के दिखा दें 7 दिन में। ये मुझे पता है पुलिस कल्चर जो पंजाब में है। तो ये 2:30 बजे जिसमें वजीर आजम, सिटिंग वजीर आजम आजाद कश्मीर का है, साबित जो क़यादत है आपके सामने, बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि इस किस्म के मामला जो है, मैं कुछ पार्टली इनसे बात तो बन नहीं रही, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब इधर आए, वो एक अलग इशू है। ये अपना बयानिया गलत करे कि मियाँ साहब इधर आए, लेकिन ये इस हद तक चले जाना कि ये जो बगावत की, जो गद्दारी की जितनी दफात है, ये खुद इनको पता है, वो लगा दी है। ये गद्दारी नहीं है, बगावत है। गद्दारी जो होती है वो आर्टिकल 6 के तहत होती है, ये बगावत का मुकदमा है। ये और फिर उसको ग्रुप्स में इंतजार दिलाना, वो सारे पड़े हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या ये खुद कह रहे हैं कि ये प्रोरोगेटिव है फेडरल गवर्नमेंट का, सही है, उसके बगैर कुछ हो सकता है? कोई इतना ही मुझे तो समझ नहीं आती। हाँ कहें गलत काम हुआ है, ठीक है, तो मेरा ये ज्यादा ग्रेस होती है कि किसी चीज को मानना कि ये यार बगैर सोचे समझे गवर्नमेंट ने कर दिया है, तो उसको पहले दिन ही बेसोन कर देते, तो गुआश कर देते। बल्कि तो मैं तो समझता हूँ कि ये हद हो गई है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के जो इशू में आपको याद है एक अननोन बंदा चला गया था अदालत में केस लेकर, उसी पे सुनाया गया था ना केस। तो इस मुल्क में ये चीजें होती ही रही हैं कि नहीं हुई? मुझे आप बताओ समर कौन लेके गया था? मैं तो नहीं कह रहा नून लीग लेके गई थी, ये तो आपकी पार्टी का बंदा था। पार्टी बहुत बड़ी है समर। अब कल आप कहीं उससे पहले थोड़े से पहले शायद वो नून लीग में होगा, हम ये कहते हैं कि शायद उसने पार्टी छोड़ दी है और उसके बाद नून लीग ज्वाइन कर ली। ओ खुदारा, अब ये देखिए तरीकाकार अगर हमने करना है। राना साहब कुछ बता रहे हो, उनके हल्के में आ रहा है वो मेरी पांच मिनट में उस बंदे का बता देता हूँ। जी राना साहब, वो उस शाहदरे का है, मैं उस बंदे को जानता हूँ। वो बहुत सारे केसेस में क्रिमिनल एक्टिविटी में है, बहुत सारे मर्डर केसेस ये कह रहे हैं पुलिस के साथ उसका पूरे लफ्जों में दूसरा आना जाना। और ये यूथ का PTI का बंदा है, गवर्नर सर्वर के पास आजकल उसका बहुत आना जाना है। ये आप चेक कर लें, या उन्होंने डिनाई किया है, गवर्नर साहब कह रहे हैं मैं बिल्कुल इसके पीछे नहीं हूं। और भी लोगों के साथ बहुत तस्वीरें हैं उसकी। ठीक है, चले शैला रजा साहिब, आप पागल है ये क्या बात कर? मुझे बात पता है, मियां साहब के पीछे वो नासिर भट्ट साहब खड़े होते हैं और वो वीडियो जो जज की थी जो उन्होंने दी थी पार्टी के, मैं यही तो बात कर रहा हूँ। उसको कहते हैं हमारे पास पता नहीं कैसे पहुंच गए और फिर उधर से वो दोनों बोलने लगे तो मुझे प्रोग्राम में नहीं रखते। मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ, आप कर लो शो, आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। अब वो उन्होंने एक बीच में ज़िम्नी जवाब देना पड़ गया, कोई नाराजगी की बात नहीं है। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मामला है इसमें गद्दारी की बातें तो आप भी करते रहे माजी में, बिलावल साहब भी कहते रहे कि मोदी के यार को एक धक्का और दूसरा की बातें जाके कश्मीर के अंदर वो करते रहे, जगह जगह करते रहे। ये होता रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर। इस दफ़ा ये जो FIR हुई है बाज़ाब्ता तौर पर, चले जुबानी तो बातें होती रही हैं बहुत ज़्यादा, ये FIR हो गई है, ज़रा सा मुख्तलिफ मामला है। लेकिन अब आप चूंकि इसमें अच्छा देखिए से ना हुकूमत से, मैं चाह रहा हूँ आप न्यूट्रल राइज पे अपनी दे दें। PTI कह रही है कि हमारा लेना देना कोई नहीं है, लेकिन कंटेंट से PTI इसके एग्री करती है, लेकिन नून लीग कह रही है कि ये हुकूमती है, अच्छा देखिए, जहाँ तक मोदी का यार है तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने खुद भी कहा था कि पर्सनल इसमें आए हैं जब उनकी नवासी की शादी थी। सही है, तो दोस्ती उन्होंने कही थी। और हमारी जो स्पीच थी जिसमें ये नारा लगा था उसमें बाकायदा ये बात थी कि रियासत के ताल्लुकात रियासत की सतह पर होते हैं और जब आप इतनी बड़ी पोजीशन पे हो तो पर्सनल ताल्लुकात नहीं होते। ये एक वाज़ेह मौक़िफ़ था और है, और इसी तरह ये भी मौक़िफ़ है कि जब आप इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं तो अपने किसी मुल्क के हम मनसब को भीख की फ़ोन नहीं करते कि वो उसको मिस कॉल में तब्दील कर दे और आपसे बात न करे। जब आप किसी बड़े मनसब पे हैं
तो दूसरा मुल्क जो कि आपका दुश्मन मुल्क भी है, जिससे आपकी जंगें रह चुकी हैं, आपका पड़ोसी दुश्मन है, अभी तो ये एफआईआर का मामला है। आप देखते हैं, मैं बात कर लूँ ना, देखिए ना, इतनी सारी फजूल बातें हुई, आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे, मौक़िफ़ दे रही हूँ ना, एफआईआर पे ला रहा हूँ ना, आप डिसएग्री कर सकते। जी हाँ, मैं उसी पे आ रही हूँ। तो जब आप किसी मुल्क के वज़ीर आज़म होते हैं तो अगले मुल्क की, जिससे आपके मुल्क की सलामती पे अटैक होते रहे हैं, वहाँ की आने वाली पार्टीज़ के मैनिफेस्टो पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि आपको किसे मैसेज देना है कि कौन जीतना चाहिए। अब मोदी के मैनिफेस्टो में था कि हम कश्मीर की ये हैसियत ख़त्म कर देंगे, आप दुआएं मांग रहे हैं, आपने बाकायदा मैसेज दिया कि मोदी जीतेगा तो हम उससे बात करेंगे। तो ये मसाइल हैं हमारे यहाँ के कि सियासत उनके हाथों में है जिन्हें मालूम नहीं, ना पढ़ाई का शौक़ है। अब हम आ जाते हैं एफआईआर पे। शिबली फराज साहब ने कहा एफआईआर कटती रहती हैं। शिबली फराज साहब, रोना यही है कि एफआईआर नहीं कटती। आप कभी ग्राउंड पे आएँ, आपको पता चले एक औरत अगर रोती हुई जाए और उसको मारा हुआ हो तो कहते हैं बीबी ये फैमिली मैटर है, शौहर ने मारा है तो क्या हुआ, भाई ने मारा है तो क्या हुआ, फिर वो जाए तो दिफात सही नहीं लगती। यानी जिनका काम है कि ये करें वो कह देते हैं जी हड्डी नहीं टूटी, और तो और मजिस्ट्रेट तक कह देते हैं कि नॉन कॉग्नाइजेबल है। और अगर हम कहें कि जी ये कपड़े फट गए तो कहते हैं मियाँ बीवी का मामला है। मतलब जहां पे ऐसे SHOs बैठे, ये पूरे पाकिस्तान का मामला है, और मतलब करवाना पड़ती है एफआईआर बहुत सारे मामलों में कि जी ये बंदा आपके पास आया है, जख्मी है, 2 ग्रुपों में लड़ाई हो गई है, आप देखिए क्या मामला है। लाहौर की पुलिस तो तब्दील हो चुकी है, उमर शेख साहब आ चुके हैं, CCPO, वो तो ठीक है। अब मेरा ये कहना है कि एक तो पुलिस इतनी काबिल हो गई कि उसने ऐसी एफआईआर काट ली रात के 2:30 बजे, जिससे आबिद नहीं पकड़ा गया, उस पुलिस ने ऐसी जबरदस्त एफआईआर काट ली जिससे साना साहिवाल की सही प्रोसिक्यूशन नहीं बन सकी, जिसने सलाउद्दीन को मार दिया अपनी कस्टडी में। उसने एफआईआर में वो शिक़े डाली जो एक SHO अपनी कैपेसिटी में नहीं डाल। तो फिर क्या लगता है आपको ये क्यों हुआ? और मैं इस बात को तो मानती ही नहीं कि उस जमाने में ये हो चुका, उस जमाने में ये हो चुका, उस जमाने में ये हो चुका। जनाब, आप तब्दीली का नारा लेकर रहे हैं, पॉजिटिविटी का नारा लेकर आए थे, नेगेटिविटी का नहीं कि इतने गिर जाएं। अच्छा, क्या मकासद लगते हैं आपको? क्या मकासद लगते हैं आपको इस एफआईआर के? कश्मीर के वजीर आजम को भी, कश्मीर के वजीर आजम पे एफआईआर कटी, किसी को शादियाने नहीं आ रहे भारत के। अब तो मेरा ये कहना है कि आपको ये कोई तरीका नहीं है कि वो गलत होता रहा था। अच्छा, दूसरी बात ये कि इरफान सिद्दीकी साहब पर एक एफआईआर कटी थी और फिर वजीर आजम को किसी ने बता दिया, पता चल गया कहीं से, तो उन्होंने उसको वापस कराया रेंटल एग्रीमेंट के वाले से। बिल्कुल। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि वजीर आजम का क्या किरदार बनता है, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े 120 और ये क्लॉज हैं कि उनका किरदार बनता है। अदरवाइज हम ये समझेंगे कि फवाद चौधरी ने जो ट्वीट किया है कि अभी प्यादों पे काम हो रहा है, तो ये प्यादों को जो है वो उनको खदेड़ना, जो कहते हैं ना कि घुस जाते हैं उसमें रेवड़ में और ये वो, और जो भाग जाए, ये वो मसला है। चले तो अच्छा, मेरी इस पे अभी कुछ देर पहले मैंने मुतअद्दिद कॉल्स की उमर शेख साहब को, उन्होंने फ़ोन उठाया भी। जब मैंने इस मामले में बात करना शुरू की, उनसे जानना चाहा कि ये एफआईआर दर्ज हुई है, इस पे आगे क्या प्रोसीजर हो रहा है, फर्दर क्या कर रहे हैं आप, तो उन्होंने फ़ौरन से फ़ोन काट दिया। फिर मैंने मैसेजेस भी छोड़े इनको, मैंने मुतअद्दिद मैसेजेस भी छोड़े मैंने उमर शेख साहब को, CCPO लाहौर को, कि बता दें क्या कर रहे हैं इस एफआईआर में। ये नहीं कहा रात को खवातीन ना निकले, कोई डिटेल्स इस पे नहीं बताई हैं अभी तक। मैं अभी तक उनके मौक़िफ़ का वेट कर रहा हूँ कि इस पे फर्दर क्या होने जा रहा है। अब अली इमाम साहब, ये सिर्फ एफआईआर का मामला नहीं है। अब जो अपोजिशन एक बयानिया बना रही है, यहाँ पे हो ये रहा है इस वक्त जो बयानिया नैरेटिव बन रहा है अपोजिशन और गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत ये कहती है कि अपोजिशन तहरीक चला रही है अपने करप्शन केसेस की वजह से। आप कहते हैं वो करप्शन केसेस को सियासत में मिक्स कर रहे हैं। आप भी तो सियासत को बगावत और दीगर चीज़ों के साथ मिक्स कर रहे हैं जो वो सियासत कर रहे हैं। इस तरह से अब बशीर मेमन का जो इंटरव्यू आया है वो बड़ा एक चशम को शाह इंटरव्यू है, जो इल्ज़ामात को लगा रहे हैं वज़ीर आज़म पे, आपके स्टेट मशीनरी पे, कि मुदाखलत करके मियाँ साहब के वाले से चीज़ें करवाई गई। ज़रा सुन ले जी, वो भी उन्होंने क्या बात की है, ज़रा सुनाए जी। मसला क्या था, इमरान खान साहब क्या चाहते थे जो आप उनकी मुराद पूरी नहीं कर रहे थे? जो नैब ने किया है वही सब, जितने भी केसेस नैब की जो इज़्ज़त अफजाई हुई है, उसमें
ये इज़्ज़त अफजाई हमारी होनी चाहिए। एक कोई तस्वीर आई थी, उसके हवाले से भी हो रहा था कि ये टेररिज्म का केस होना चाहिए। नॉर्मल एक तस्वीर थी, अब उसमें टेररिज्म कैसे हो गया, कहाँ से आ गया? ख्वाजा आसिफ का जो केस था वो ये आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन उसके लिए एविडेंस हमें चाहिए होता है। नहीं, एविडेंस था क्या? अवेलेबल एविडेंस क्या था? कुछ भी नहीं। मुस्लिम लीग फैमिली, जितने भी नवाज शरीफ की फैमिली है, उन सब को ये नहीं कर किया, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इनको छोड़ा, ये किया, वो किया। मैंने कहा सर वो नायब है ना, प्राइम मिनिस्टर मौजूद। जी हाँ, फिर वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए। जी, आपने सुना अली वान साहब, साबिक DGFI बशीर मेमन साहब को, वो तो बड़े सख्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ पे बगावत का मुकदमा दायर करने का मुझे कहा गया, और एक तस्वीर थी फर्स्ट लेडी की, उस हवाले से कहा गया कि दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये तो बहुत मजाका खेल बात है। नून लीग पूरा बिल्डअप कर रही है इसको, कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा दें इस पे। आज मुतालबा आया नून लीग की तरफ से कि शहबाज शरीफ साहब को भी रिहा किया जाए, हमजा शहबाज को भी रिहा किया जाए। ये सब चीज़ें जो है आपका एहतसाब सारा बेनकाब हो गया है। मैं इसको इस पर आता हूँ, पर थोड़ा आप शैला ने जो बातें की और उन्होंने कहा वो आबिद नहीं पकड़ा गया, अभी तो मुर्तज़ा भुट्टो के कातिल नहीं पकड़े। ये कहते हैं कि अभी बाकी लोग नहीं पकड़े गए, अभी बीबी के कातिल नहीं पकड़ी है। माशाल्लाह कब से गवर्नमेंट में, सिर्फ अगर इनकी 13 साल की सिर्फ सिंध के अंदर गवर्नमेंट है, तो हमारा आपका बड़ा हौसला है ये फजूल बातें सुनने का। मेरा इतना हौसला नहीं है जो आप ये कह रही हैं। आप अच्छी लगती हैं बात करते हुए, इस तरह बात किया करें। फिर ऐसा मुल्क में भी काम हुआ कि सलाला अटैक हो गया और जरदारी साहब ने कहा मुबारक हो, जबरदस्त काम हुआ। माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी इन पे रिसर्च है, मगर है वो दूसरी तरफ पे, इस तरफ नहीं है। इनकी रिसर्च सारी करप्शन की तरफ है। अब मैं इसकी तरफ आ जाता हूँ जी, इन्होंने बात की अभी मैंने आपको इससे पहले कि प्रोगेटिव किसका है बगावत का केस करने का? रियासत कर सकती, रियासत का। और रियासत क्या कह रही है, एक एक्स जो अब एक्स हो गए जो उस वक्त DGFI है, सुनो DGFI है, उनको ये कह रहे हैं खुदारा मज़ाक़ा खेज बातें हैं। ये अक्सर इस तरह के लोग इस तरह की चीज़ें करने लग जाते हैं और इनको वैसे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इतनी संजीदा बहस हो रही होती है और इस तरह के बीच में चीज़ें आ जाती हैं। देखिए अब मुझे जो है उसके खिलाफ मुझे एक बात बताओ ना, अगर DGFI को कह रहे हैं प्रोगेटिव किसका है? वो तो प्राइम मिनिस्टर का कह रहे हैं सीधा ना। मैं कह रहा हूँ ये किस तरह मुकदमा दर्ज हो सकता है? ये तो एक लीगल डिस्कशन है ना। डिस्कशन नहीं है, ये डिसाइड हो गया हुआ है। ये खुदारा ये चीज डिसाइड हो चुकी हुई है कि पहले ये प्रोगेटिव होता था वजीर आजम का। मुस्तफा एपेक्स केस के बाद ये डिसाइड हो गया कि जो आप वजीर जो गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट मींस कैबिनेट, मेजॉरिटी कैबिनेट डिसीजन के साथ ये आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। मुशर्रफ वाले केस में भी यही हुआ था। नहीं, वो तो उन्हें चीजें तलाश करने का कैबिनेट कह रही थी मुकदमों का। और फिर देखें, और फिर एक और बात, फिर मैं उस FIR पे आता हूँ। उसमें वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का नाम भी है। क्या आप ये समझते हैं पूरे दुनिया में हम कश्मीर का केस लड़ रहे हैं, हम पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें अट्रॉसिटीज हो रही हैं, हम पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि जो 35A और जो 70 है वो यकतरफा तौर पे ख़त्म किया गया इंडिया की तरफ, और रियासती जो उसके इकदाम है उसकी हम मजम्मत करते हैं। तो क्या आप ये समझ सकते हैं समर? लेकिन सर FIR तो अपनी जगह पे मौजूद है ना, समर क्रैश क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल ये पंजाब गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव है और मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर काम भी होगा। पर देखिए फिर हम जोड़ क्या रहे, अब मसला क्या है? मसला ये है, हम ये बहस भूल गए ना समर कि एक मफरूर बार बैठ के जो इधर से क्रिटिकल इंजर्ड कौन होता है, क्रिटिकली जो इल है वो कौन होता है? जिसको विद इन 24 आवर्स आपको कहीं ना कहीं उसको ट्रीटमेंट देनी है। पिछले सितंबर में ये बाहर गए थे, नवंबर में, सितंबर हो गया, 11 महीने हो गए। मुझे बता दें कि किसी हॉस्पिटल में इनके कोई सर्जरी हुई हो, बीमारियां क्या है? दिल ठीक नहीं चल रहा। बीमारियां क्या हैं? प्लेटलेट्स नहीं काम कर रहे। बीमारियां क्या हैं कि दिमाग को जो शरेयानें जा रही हैं ऑक्सीजन मुहैया नहीं कर रही। आप ये देखें। और केसेस क्या हैं? केसेस क्या हैं? पैसा खाया है आपने। कहां लगे ये केस? ये केसेस कहां आए हैं? पनामा पेपर्स में आए हैं, पाकिस्तान में नहीं हुए। जर्मन पेपर्स ने इसको रिवील किया है। इसकी बेस में दुनिया के बहुत सारे लोगों को अपनी वजारत उज़्मा क्यों नहीं जाते? आपसे तो वारंट की तामील बड़ी मुश्किल हो गई थी आपके लिए। ये देखना बिल्कुल ठीक बात है। नहीं मैं एक बात नहीं, आप ये मानते हैं कि ला नहीं सकते उन्हें, ये सब दावे के लेके आएंगे, ला नहीं सकते ना। समझ यू राइट, ये मैं बड़े कैटेगोरिकली कह रहा हूं। ये भी मानते हैं ना, ला नहीं सकते ना, नहीं, इस तरह के बरतानवी कवानीन है। बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
और मैं ये कह रहा हूँ मुश्किल काम है, हमसे गलती हुई, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमें कहा गया, जो रिपोर्ट सामने आई, आपने सामने उस वक्त डॉक्टर अदनान की 1 मिनट बाद ट्वीट आ रही थी, प्लेटलेट्स ऊपर चले गए, इतने नीचे चले गए, अब समझ ही नहीं आ रही। उन्हीं डॉक्टर अदनान की उस वक्त ट्वीट्स पे बिलीव करके आपने भेज दिया, आज उन्हीं डॉक्टर अदनान की रिपोर्ट्स पे आप लोग कहते हैं हम नहीं कह रहे पंजाब हुकूमत ने फैसला किया ना रिपोर्टों के ऊपर। अभी बता देता हूँ, उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब का केस लगा, उसमें रिपोर्ट्स पेश की गई और उसके बाद अदालत ने क्या कहा, फरवरी में जो पंजाब हुकूमत ने कैंसिल की थी, अदालत ने क्या कहा कि वो वहां बैठ के हंस के मज़ा का इस तरह की हंस रहे होंगे। अदालत आपको भी कह रही है वारंट की तामील। बिल्कुल, हमने तो कहा, हमने तो पूरा काम किया, पर उससे पहले मैं जो बात कर रहा हूँ, हमें वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, वो हमारी गलती थी, एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे मफरूर को वापस पाकिस्तान लाना चाहिए। इसको आगे डिबेट को लेके जाना, ये तहरीक के हवाले से भी शैला रज़ा साहब, अब ये मियां साहब से लिंक्ड एक मामला है, और ये जो आपने उस वक्त बिलावल साहब ने कहा था 20 सितंबर की जो APC थी, उनका जुमला मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। बिलावल साहब ने कहा था कि हम इस्तीफे नून लीग को देते हैं, नवाज शरीफ साहब वतन वापस आकर स्पीकर को पेश करें। यानी तो ये तय है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे मियां साहब को देगी जब वो पाकिस्तान आएंगे। जी शैला साहब, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उसके लिए कैटेगोरिकली ये बात काहिरा साहब ने भी और दूसरे सब लोगों ने कही है कि इसके प्लेटफॉर्म पे जो फैसले होंगे उस पे सब अमल करेंगे। दूसरी बात मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि इनको शायद मालूम नहीं, क्योंकि सियासत इस तरह नहीं होती है कि किसी पार्टी का टिकट मिला, सुबह पता चला कि मैं जीत गया। इस तरह से सियासत नहीं सीखते और तारीख पे थोड़ी नज़र रखते हैं। इनको ये मालूम होना चाहिए। ये जो कहा था बिलावल साहब ने, मैं बिलावल साहब के बयान की बात कर रहा हूं, जो है मैं बिलावल साहब के बयान की बात करूं, जरा उस पे कमेंट कर दें। जो बिलावल साहब ने कहा था कि हम इस्तीफे मियां साहब को देंगे जब वो पाकिस्तान आएंगे, वो आके स्पीकर को पेश करेंगे। मैंने उस पे कमेंट ये किया है, मैंने उस पर कमेंट ये किया है कि नवाज शरीफ से दूर की बात है, जो PDM के प्लेटफॉर्म पे फैसले होंगे तमाम पार्टीज उस पे मनोन अमल करेंगी। इस्तीफे पीपल्स पार्टी किसे देगी आपने? ये उससे बड़ी बात किसको देगी, किसको जमा कराएगी पीपल्स पार्टी अपने इस्तीफे? पीपल्स पार्टी अपने इस्तीफे किसको जमा कराएगी? जब ये डिसाइड होगा कि इस्तीफा किया, जब ये डिसाइड होगा इस्तीफे दिए जाएं, तो जो तरीक़ाकार है उस पर अमल किया जाएगा। ये नहीं होगा कि इस्तीफे भी दें और जब स्पीकर बुलाए तो जाए भी ना। ठीक है राना साहब, स्पीकर बुलाता है ना कि आपने किसी मसाइल में तो नहीं दिए। बिल्कुल ऐसा पूछा जाता है, जब PTI के अरकान असेंबली से पूछा गया था, MK वालों से पूछा गया था। राना तनवीर साहब, ये जो बिलावल साहब ने कहा था APC के अंदर, आपको याद है बड़ा ये जुमला उनका कोर्ट भी हुआ था मीडिया के अंदर भी, कि हम इस्तीफे पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को देगी और मियां नवाज शरीफ साहब को देंगे, वो आके खुद स्पीकर को जमा कराएं। वो तो सारा मामला ही पीपल्स पार्टी ने मियां साहब की वापसी से जोड़ दिया है। ये तहरीक आगे कैसे बढ़ेगी? अमर, ये मैं समझता हूँ कि ये मीडिया की बातें हैं। बारहा पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ ज़ुम्मेदारान ने ये बात की है कि जब भी ज़रूरत पड़ी, जब भी PDM फैसला करेगी, हम इस्तीफे दे देंगे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारे सामने कोई रुकावट नहीं बनेगी। ये कायरा साहब ने, अभी शैला बीबी भी कह रही हैं। तो मेरा ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब भी इस्तीफों का फैसला हुआ, किस स्टेज पे होता है, या वो स्टेज भी आती है या नहीं आती है, उसके पहले ही गवर्नमेंट का बोरिया बिस्तर गोल हो जाता है जो तहरीक चल रही है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन ये ऑप्शन हमारा है और ये इस्तेमाल हर सूरत होगा। और ये लास्ट जैसे आइटम बम कहते हैं, ये उस तरह का है। तो हम देखेंगे, ये जिमनी इलेक्शन की बातें करते हैं, ये कभी कुछ बातें करते हैं, हम देखेंगे कौन सा जिमनी इलेक्शन कराता है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, इस्तीफे देंगे, खुद स्पीकर के पास जाएंगे, इस्तीफे देंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। ये नहीं होगा कि इस्तीफे दिए और 6-6 महीने, पता नहीं कितने महीने की बाद में आगे तनख्वाहें इनके लीडर ने, वजीर आजम ने भी ली तनख्वाह और उससे सारे कुछ लिया। और मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा कोई बदयांती हो नहीं सकती कि आप असेंबली में तो बैठे नहीं, आपने इस्तीफे दिए, लेकिन हमने मेहरबानी की कि हमने इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं किए। क्यों दिया आपने? गलत काम किया। बात सुने समझ, हालांकि ये 30, 32, 34 लोग थे, वहां जिमनी इलेक्शन कराना तो बात थी। अब आधी असेंबली पंजाब खाली हो जाए, सिंध असेंबली खत्म हो जाए, KPK में लोग चले जाए और ये मुहिम जिमनी इलेक्शन कराएंगे, ये तो यहाँ पे एक 100 बंदे का। राना साहब, हमारी मालूमात तो ये है कि सिंध असेंबली से इस्तीफे नहीं आ रहे, FIR दावत की कर देते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि अभी जो अली नवाज साहब ने बातें की हैं ये मुनासिब नहीं है। ये जो अपने लीडर की वो तकरीरें सुने समझ, इनकी वो तकरीरें सुने जब ये मीटिंग इक़्तिदार में नहीं थे, वो क्या क्या दारों के मुताल्लिक कहते रहे, किस तरह खुल्लम खुल्ला इंटरव्यू आप लोगों को देते रहे, किस तरह अपनी किताब उसमें लिखा है कि हमारे इदारों का रोल क्या है। मैं समझता हूँ कि ये आप सारे वो डिस्कस नहीं करते कि जो पहले जो 5, 10, 15 साल ये जंडाल के साथ जो इनकी तस्वीरें हैं वो आप डिस्कस नहीं करते। जी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे, अली नवाज साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। राना साहब अली साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। साहब बातें करते थे वो ठीक करते थे कि गलत करते थे, और मियां साहब ने जो बातें की हैं ठीक की हैं कि गलत की हैं, ये बता दें। नहीं, मियां साहब ने तो कुछ कहा ही नहीं। मियां साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं उन्होंने इदारों को मजबूत किया, वो एक लंबी हिस्ट्री है एटम बम। अच्छा, इमरान खान साहब गलत तकरीरें करते रहे, मियां साहब ने कोई बात नहीं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, इस तरह कहते हैं। मुझे पता है कि क्या क्या डिफेंस के लिए जो उनको रिसोर्सेज चाहिए वो दिए हैं, जितने भी हम प्रॉब्लम में रहे हैं। बहुत खिदमत बहुत है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, आपकी खिदमत हमेशा से है, हमेशा से। नहीं, वो मुल्क की दिफा की बात कर रहे हैं, मुल्क की दिफा की बात कर रहे हैं के लिए, दिफा के लिए। मैं कौन समझ आप दूसरी तरफ ले जाता हूं। राधा साहब आपने तो नाम तनख्वाहें बढ़ाई मुलाजमीन की, ना तनख्वाहें बढ़ाई फौज की, ना इस्लामाबाद में मुजाहरा हुआ सरकारी आपको पता है? नहीं, बड़ी अच्छी बात की तनवीर साहब ने। आपको पता है मुजाहरा हुआ सरकारी बड़ा नून का दिल है कि उन्होंने एवन फील्ड बेच के फौज की तनख्वाहें बढ़ाई, पीपल्स पार्टी ने सरे महल बेच के सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें बढ़ाई। इसी बजट में से बढ़ाई है ना, इसी बजट में से बढ़ाई है ना। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, वो इसी बजट में से बढ़ाई है। एंटिटी लॉस पता क्या है? क्या राणा साहब को सुन ये राणा साहब की बात मुकम्मल हो जाए जरा, राणा साहब की बात मुकम्मल हो जाए, मैं तो आपकी तरफ। ये राणा साहब आप बात मुकम्मल कर क्या तरीका, इनका लीडर भी अपना आगे पीछा बता दे, 2-3 पूछते और वो भी बता देते हैं। मैं हैरान हूं कि ये किस तरह की बातें करते हैं। ये हम सारे अपने अपने आगा पीछा बता देते हैं। मैं शहबाज शरीफ के वालिद किसान थे, नवाज शरीफ के वालिद क्या थे, ये अपनी 50 साल की हिस्ट्री बता दे। नहीं, मुझे बता देना। चले हम राणा साहब चीफ जस्टिस कह रहे हैं सुनामी ट्री दिखा दे, अली नवाज साहब बता दे, ये क्या बात करते हैं। अच्छा, वो तो हल चलाते थे। चले अच्छा, राणा साहब आशिफ के वालिद थे, वो ऊंटों पे दौलत एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे। राणा साहब चले, मैं जरा एक बातें करते हैं। राणा साहब ये बात चली थी इस्तीफों से, कहीं और निकल गई। जो इस वक्त आपको 10 दफा कहा कि इस्तीफे देंगे सर, आपको सर मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ राणा साहब, मैं ये कह रहा हूँ हमारी मालूमात तो ये है कि सिंध असेंबली इस्तीफे नहीं दे रही। मियां साहब ने उसको हंस के कह दिया क्या मुझे दें, मैं PMLN के मिला के तो मौलाना साहब को दे दूंगा। ये तो लाइटर साइड पे सिंध असेंबली नहीं दे रही इस्तीफे, तो PTM फैसला करेगी और वो हमने रेजोल्यूशन पास किए। वो आखिरी पॉइंट ये है कि हम इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। राणा साहब क्या चाहिए मालूमात ये कि सिंध असेंबली नहीं दे रही। वो साइन ने साइन किए हैं, उसमें ऑप्शन है इस्तीफों का। राणा साहब खत्म हुई। मैं ये मालूमात शेयर करूं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, सिंध असेंबली नहीं दे रही। पीपल्स पार्टी भाग रही है, पीपल्स कहीं पार्टी से नून लीग, कहीं नून लीग अकेली ना रह जाए एंड पे। देखिएगा सारी उम्र पले हैं, उनकी 50 साल तारीख है हुकूमतें करने की, मुझे समझ नहीं आती। वो 70 से लेके पहले भी चले उनके जो थे भुट्टो साहब, 70 से लेके तो वो आप उनकी हिस्ट्री देख लें, कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी उन्होंने हुकूमतें की हैं। आप कहते हैं सिंध जफा मारा हुआ, सिंध को जफा मारा हुआ। क्या ख्वाजा आसिफ साहब फिर क्यों शक का इज़हार कर रहे हैं जरदारी साहब पे? वजह तो है ना सर, राणा साहब कोई वजह तो है, ख्वाजा आसिफ साहब को जरदारी साहब पे शक है? नहीं, वो उनका पर्सनल मामला है जी, वो आपस में जाने। लेकिन हमारी पार्टी प्राइम मिनिस्टर हम बिल्कुल क्लियर है कि PDM में है, मैं है, पीपल्स पार्टी और हम साथ इकट्ठे चल रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला ये तारीख नेक नीति से सारे इकट्ठे चलाएंगे। और गवर्नमेंट जो पाकिस्तान को डूबता हुआ कोई भी नहीं देखना चाहता, पाकिस्तान डूब चुका है, इससे मजीद कोई गुंजाइश नहीं। आप नहीं देखते, मैं आज कुछ इंटरव्यू सुन रहा था, औरतें रो रही थी, मुझे रोना आ गया था। बिजली के बिल बेड़ा गर्क हो जाए, हम तो मर गए, हमें पिछला पाकिस्तान चोरों डाकुओं वाले ठीक है। ठीक है राणा साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ गया। खुशहाली वैसे लोगों को खाना हो रहा था, हमने अगर डॉलर रोका हुआ था, नुकता आ गया सर आपका, इमोशनल हो गए यार। अच्छा शैला रज़ा साहिबा, ठीक है शैला रज़ा साहब, आपके लिए मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर आपका जवाब हमें चाहिए होगा कि आजकल कोरोना जो है वो फिर से सर उठा रहा है, सेकंड वेव का बड़ा ख़तरा एक जाहिर किया जा रहा है, खदशा जाहिर किया जा रहा है अगर एहतियात ना की गई।
अभी कराची के अंदर कुछ रेस्टोरेंट सील हुए हैं, 100 से ज़ायद मेरे ख्याल से, और 5 के करीब कुछ शादी हॉल सील हुए हैं। तो रैलीज़ भी आप वहाँ पे निकाल रहे हैं। 18 को वहाँ पे जलसा भी करने जा रहे हैं जिस पे पूरे मुल्क से लोग आपके बकौल आएंगे। तो क्या उस वक्त कोरोना नहीं फैलेगा? आपका जवाब मुझे चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने शैला रज़ा साहब के लिए एक सवाल छोड़ा था। वो ये था कि कराची के अंदर कोविड केसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी किया गया है, माइक्रो लॉकडाउन बल्कि मैं कहूँगा ऐसे। तो शैला साहब, ये जो 18 को आप जलसा करने जा रहे हैं कराची के अंदर, ज़ाहिर है PDM का ये जलसा हो गया है, पूरे मुल्क से लोग इसमें आएंगे, इतना बड़ा इज्तिमा होगा, क्या यहाँ कोरोना फैलने का ख़तरा कोई नहीं है? ये जलसे की आप इजाज़त दे रहे हैं, जब आप जलसा करवा रहे हैं, खुद कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो फिर वो जो शादी हॉल सील किए, जो रेस्टोरेंट सील किए, फिर वो भी ओपन कर दें? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि सबको याद होना चाहिए कि अभी जो है बहुत सारी पार्टी की इस तरह की 4 अप्रैल जो है भुट्टो साहब की, भुट्टो शहीद की जो है वो यौम शहादत होता है, हमने वो भी जो है नहीं मनाया था। बिल्कुल। और सारे पाकिस्तान ने हमारे सूबे के तरह उसी दिन से फ़ौज बुलाकर जो हमने किया था उस पर अमल किया था और उसको फिर 18वीं तरमीम का नाम दे दिया गया था। सही है। अभी हमने जो ये सारा माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन किया हुआ है उसमें उस इलाके के लोग नहीं आए। बाकी ये है कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि अब इसी वायरस के साथ जीना होगा, तो अभी भी जो हमने रैली निकाली थी, वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं, N95 मास्क मैंने मुंह पे लगाया हुआ था और हम सब उस रैली में पूरे वक्त वो मास्क नहीं उतारा था और पूरे रैली में मास्क बांटे भी गए थे और अभी भी हम यही करेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के साथ साथ हमें इमरान खान हुकूमत की जो वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक पॉलिसीज़ हैं उनसे हमें लड़ना है, क्योंकि उसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया में महंगाई में पहले नंबर पे आ गया, 8वें नंबर पे गंदम प्रोड्यूस करता है, लेकिन मुल्क में गंदम जो है वो किस तरह से बेची गई, कितनी महंगी, और चीनी और गंदम माफिया हुकूमत में बैठे हुए, उनको जो है इनाम के तौर पर जो है वो मिनिस्ट्री दे दी गई। अब तो चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि पेशावर में सांस नहीं लिया जा रहा, सुनामी बिलियन ट्रीज कहाँ हैं, दवाएं जो हैं वो लोगों को मैसर नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि बड़े वायरस से टकराना है हमें, ये तो और ये हमने करना है। ये बंडल आइलैंड वाला मामला भी आप लेकर आज आ गए एक नया तनाज़ा विफाक के साथ। उसमें तो अली ज़ैदी साहब ने एक लेटर ट्वीट किया है, वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो जो लेटर है इसमें कैबिनेट के डिसीजन को कोट किया गया। इस लेटर के अंदर लिखा गया है कि ये 6 जुलाई 2020 का लेटर है कि जिसमें सिंध हुकूमत ने लिखा था वफाकी हुकूमत को कि द प्रोविंशियल कैबिनेट हैज़ डिसाइडेड टू मेक द सेड आइलैंड अवेलेबल टू फेडरल गवर्नमेंट एज पर लॉ। तो आपने उन्हें प्रोवाइड कर दिया था, दे दिया था आपने उन्हें, तो फिर अभी क्या एतराज है? अब मैं पूरा पढ़ दूं? जी जी, मैं पूरा पढ़ दूं? बिल्कुल पूरा पढ़ दूं। In pursuance of the said request बिल्कुल by the federal government, request made by federal government, ठीक है, said request, उसके बाद as per law for the purpose mentioned in the letter under reply in public interest on such terms and condition as may be agreed upon. However, any development or construction activity on the said island by the federal government shall also protect and promote the legitimate interest of the local fishermen populations. आपने रिक्वेस्ट क्यों की थी? क्योंकि ये मुझे प्लीज डिस्टर्ब नहीं करिएगा, मैं 2 मिनट में अपनी बात करूंगी। आपने रिक्वेस्ट इसलिए की थी कि ये 2 मेरे पास आइन पड़े हैं, एक 18 अमेंडमेंट से पहले और एक 18 अमेंडमेंट के बाद। इन दोनों में 172 का 2 ये कहता है कि 12 नॉटिकल माइल के अंदर, ये इंटरनेशनल लॉ भी है, जो भी इमर्ज होती है आइलैंड या इंसान उसको बनाता है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। ठीक है। 18वीं तरमीम के बाद इसमें वर्ड
वर्ड बियॉन्ड लगाया गया और उसमें ये कहा गया कि इस लैंड के नीचे भी, यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स के नीचे भी जो चीज है सी के अंदर, वो भी प्रोविंस की प्रॉपर्टी है। अब आपने हमसे कहा कि आप इसकी ब्यूटिफिकेशन चाहते हैं, सब चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, कंकरेंस मांगी थी आपने, एनओसी और कंकरेंस में फर्क है। हमने उसका ये जवाब दिया कि जिसमें आप ये करें। अब आपने एक ऑर्डिनेंस निकाला जिसमें आप ना हमसे बातें नहीं कर रहे, उसके आप शेड्यूल 1 में एक तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये बात कर रहे हैं कि ये सारे जो आइलैंड हैं ये फेडरल गवर्नमेंट के। दूसरी बात, नहीं अभी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया, प्लीज टाइम करो, मैंने बाकी मेहमानों को भी शामिल करना है ना। दूसरे इसके सेक्शन नहीं, फिर आप ना लेते इसको। सेक्शन 3 में आप सेक्शन 3 का 45, 44, 45, 45, 46, 47 उसमें आप ये लिख रहे हैं कि इस ऑर्डिनेंस के तहत फेडरल वहां के फिशरमैन को, पॉपुलेशन को निकाल सकती है, बेदखल कर सकती है। वहां की जो बिल्डिंग्स है, ठीक है, चाहे उसमें ये आप कह रहे हैं कि लोगों का, आप कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, आप कह रहे हैं गैर आईनी, गैर कानूनी है विफाक का इकदाम, ठीक है, सेल कर सकती है, चले राना साहब कर सकती है। मुझे ये बताएं कि ये गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आपने सिर्फ बुंडल की बात की थी जो कि 1.22 किलोमीटर पे है, बलूचिस्तान तो 2 किलोमीटर भी दूर नहीं है, और आप तमाम आइलैंड की बात कर रहे हैं, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हम इस पे हम ये होने नहीं देंगे। हमने पीपल्स पार्टी जाएगी अदालत में, अदालत में जाएगी, ये नहीं करने दिया था। अदालत में जाएगी पीपल्स पार्टी इस मामले पे, क्या करेंगे? क्या अदालत में क्यों जाएंगे बाबा, अदालत में क्यों जाएंगे? ये हमारी जगह है, 1976 का फिशरीज का आइन भी मौजूद है, उसमें आ गया ना, मेरी टाइम की स्टडीज भी मौजूद है। अब तो ऑर्डिनेंस आ गया, तो ये हमारी जमीन है, इस पे हम किसी को नहीं होने देंगे। ठीक है, बहरहाल इसमें कुछ ऐसे लोग भी, आपके कॉमन फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व हैं सारे मामले के अंदर, जो था अली जैदी साहब को चाहिए था, अली जैदी साहब को चाहिए था कि ये वो कंफर्म करते कि ये कॉन्फिडेंशियल कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हमने तो इसको आपने इसको निकाला, मैंने पढ़ दिया। ठीक है, अली जैदी साहब को इंग्लिश। राना साहब, ये जो मामला शुरू हो गया है वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान, ये कुछ जजीरे हैं, वफाकी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी किया है अगस्त में, 31 अगस्त का ऑर्डिनेंस पे डेट आ रही है, और अब जाके ये ऑर्डिनेंस पब्लिक हो गया जिसमें उन्होंने एक आइलैंड अथॉरिटी बना दी है, तमाम जितने भी जजीरे सबको उस अथॉरिटी के अंडर कर दिया है, और वहाँ पे कोई नया शहर बसाने की बात कर रहे हैं। सिंध कह रहा है नहीं, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। तो इस मसले का अब आपको हल क्या नजर आ रहा है? दोनों अफ्रीकन इस पर भी लड़ पड़े, सिंध कह रही है हमारी है, वफाक कह रहा है हमारी है, तो इसका एमिकेबल वे क्या निकल सकता है? ये तो लड़ाई रहेगी, ऐसे डेवलपमेंट तो पीछे रह गई। पहले तो समझ मैं उस पर कोविड पे 19 पे जो आपने जलसों की बात की, जी। आपको याद होगा कि वज़ीर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि एक तरफ लोग भूख से मर जाएंगे, एक तरफ कोरोना से मर जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरा अपना ख्याल है, प्राइम मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, कि मेरे ख्याल में वो ज़रूरी है कि भूख से लोग ना मरें, और हमें अपना जो लॉकडाउन है वो नहीं करना, अपने मुकम्मल लॉकडाउन, क्योंकि कुछ सजेशन थी हमारी तरफ से भी, ये सजेशन थी कि मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए फॉर सम टाइम। तो दुनिया भी कह रही थी, WHO भी कह रहा था, तो उन्होंने इससे डिफर किया और वो चल पड़े स्मार्ट लॉकडाउन पे, या जो कुछ भी हुआ उस पे अल्लाह की मेहरबानी है, पॉलिसी बनी है, जो भी है पाकिस्तान में उतना नहीं फैला जितना दुनिया में फैला है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उनका अपना ये फिलॉसफी है कि बंदे भूख से नहीं मरने चाहिए। तो हम समझते हैं कि इस गवर्नमेंट के होते हुए लोग भूख से मर जाएंगे, उससे तो पता नहीं कोई 1 लाख, अभी तो 6,000 पे है, ज्यादा अल्लाह ना करे 10,000 भी मर जाए, तो भूख से तो लोग लाखों करोड़ों मर जाएंगे, जो इस वक्त हालत है। तो हमें बाहर निकलना है और इंशाल्लाह SOPs के साथ निकलेंगे, जो एक प्रोग्राम तय है वो चलेगा और इसको आगे लेके बढ़ाएंगे। बाकी आपने बात की सिंध गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की, मैं समझता हूँ कि जब से ये गवर्नमेंट आई है उसको चाहिए कि बिल्कुल स्टडी करे, 18th अमेंडमेंट को स्टडी करे, और आए दिन झगड़ा कर रही है सिंध गवर्नमेंट के साथ। एक ही अपोजिशन की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ठीक है, आए दिन वहां लॉन्च किए जाते हैं अपने MNA, अपने वजीर फेडरल, और वहां पे राना साहब इसका फैसला तो फिर ज़ाहिर है किसी अदालत में ही होना है। पीपल्स पार्टी वहां जा ही नहीं रही, कह रहे मानते ही नहीं। ये पोलिंग एजेंट थे, हमने उन्हें काला बाग डैम नहीं बनाने दिया, तो ये क्या है? नहीं, 18th अमेंडमेंट पे कोई रिजर्वेशन अगर है तो आए उसको डिस्कस करें,
कुछ देखें, मुझे भी कुछ चीजों पे 18 अमेंडमेंट से पहले भी प्रोविंस की प्रॉपर्टी थी ये। उस पे कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो डिस्कस होने चाहिए, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं और डिस्कस करें, क्योंकि बहुत सारी तो ऑर्डिनेंस आ गया सर, पार्लिमानी कमेटी तो पीछे रहेगी राना साहब, अथॉरिटी बन गई। इस तरह तो एक तरफा तो ये डेमोक्रेसी के भी खिलाफ, नॉर्म के खिलाफ है ये, इन और असेंबलियों के मतलब सॉवरेनिटी के खिलाफ है कि आप ऑर्डिनेंस के जरिए बगैर किसी सोचे ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं और फिर उसके पे लैदे होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह नहीं, सिंध गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है, उसको बुलाते, सीसीआई में ले आते प्राइम मिनिस्टर, वो तो खत और किताबत मौजूद ऑन द रिकॉर्ड चलती रही है उनके दरमियान। चीफ मिनिस्टर ठीक है, छोड़े ना, चीफ मिनिस्टर होता और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता। ठीक है अली ईवान साहब, ये जो मामला है इस पे सिंध तो कह रहा है कि हमने तो दिया था आपको वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन या तरक्की के लिए, आप तो बिल्कुल काबिज ही हो गए कि भाई ये हमारा है, ऑर्डिनेंस ले आए, और ऑर्डिनेंस भी आप 31 अगस्त का आया हुआ है, आज एक महीने के बाद जाके वो पता लगता है ये खुफिया काम होते हैं, कुछ उसमें होता है। हम तो ये चाह रहे हैं, देखें हम तो सिंध गवर्नमेंट हमसे वैसे भी कहते रही, सैलाब भी आया, उन्होंने हमसे डिमांड किया, NSC शेयर के अलावा डिमांड किया, हमने कराची के लिए पैकेज भी दिया, उसके सिंध गवर्नमेंट के साथ उस पर काम भी कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कराची की फलाह बहबूद हो, सिंध की फलाह बहबूद हो, और ये बंडल आइलैंड दुनिया के, पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये इस तरह पे तरक्की होती है, इसके ऊपर पूरा एक शहर बसाया जाता है, तो इसके जो लॉन्ग आप फ्यूचर देखें तो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदा। पर पीपल्स पार्टी का एक और मसला भी है, वो कहते हैं कि हमने मलिक रियाज को ज़मीन दे देनी है, अपने साथ डील करके दे देनी है, सुप्रीम कोर्ट आएगी, इसमें वो कहेगी आपने 2 नंबरी की जमीन के साथ मशवरा करेंगे, कराची, अब ये समझ में बोला, कराची की जमीन के साथ आपने फ्रॉड किया, सिंध की जमीन के साथ फ्रॉड किया, अपने चाहने वालों को आपने जमीन, सिंध गवर्नमेंट की जमीन कोड़ियों के भाव बेच दी, जब चोरी पकड़ी गई उसका फाइन हुआ, डॉन की खबर के मुताबिक आपने मलिक रियाज साहब से कंसल्टेशन के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया सदर साहब ने, मैं ये कह रहा हूं, मुझे पता है। अच्छा समझ, और उसके बाद कहते हैं जो पैसा रिकवर हुआ है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, उसमें सिंध का राइट है। तो ये अच्छा सुन तो लिया करें ना, आपको मसाइल है, अब ये बातें क्या करते हैं, सुने, अब इन्होंने चलानी है, ये कह रहे थे कोरोना, तो हम इनकी रैली के लिए और लीडरशिप के लिए इनकी गाड़ियों में एंटी टर्माइट स्प्रे जरूर करेंगे। ये जो पाकिस्तान की जड़ों में ये लोग चिपके हुए हैं, खून चूस रहे हैं, तो एंटी टर्माइट, इनको कोरोना से डर नहीं, हमें एंटी टर्माइट स्प्रे करना चाहिए ताकि ये नहीं अब ये देखे लीड कौन कर रहे हैं, जिन्होंने वर्दी में एक आमिर को सदारते उज़्मा पे खड़ा किया, उसके पीछे कौन खड़े हैं, जिन्होंने काला रिबन पहन के मुशर्रफ से वोट लिया, तीसरे कौन है, पीपल्स पार्टी वाले जिन्होंने रेड कार्पेट दिया कि आप चले जाए। अब इनका जाग गया है, अब ये इनकलाबी हो गए हैं, अब ये भूल गए हैं कि हमारे लीडरशिप वाहिद भुट्टो साहब थे जो पूरी कैबिनेट में सिविलियन थे, कोई उससे पीछे हिस्ट्री नहीं है। दूसरे वो देखे नवाज शरीफ साहब, पहले वो ताकत में आए हैं, फिर अपनी पार्टी बनाई है। ठीक है, ये इस मुल्क में 2 पार्टियों ने जो किया, और अब कह रहे, और 13 साल से सिंध पे है, पानी वहां नहीं है, गंदम वहां नहीं है, 1400 रुपए थैला हो चुका हुआ है, घर में बच्चे मार रहे हैं, पूरे सिंध में कुत्ता काट रहे हैं, बच्चे मार रहे हैं, और ये कह रहे हैं हम जमीन नहीं देंगे। ओ भाई छोड़ो, खुदा वास्ते, ओ छोड़ दो, मसाइल का हल नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव डिबेट होनी चाहिए, इश्यूज की तरफ आने चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। ये जो जजीरों का मसला है, इस पे अब रिफ्ट एक चूंकि आ गई है वफाकी और सिंध हुकूमत के दरमियान, मिल बैठ के इस मसले का हल बेहतर निकलना चाहिए। इसी सूरत में बेहतर तरक्की हो सकती है, डेवलपमेंट भी हो सकती है, वरना डेवलपमेंट पीछे रह जाएगी, लड़ाई झगड़ा ही चलता रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।